वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। आज के प्रोग्राम में जो मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं उनका तारुफ मैं आपसे करवा देती हूं। हमारे साथ मौजूद है ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली साहब, इसके साथ साथ जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद है, नसीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जबकि थोड़ी देर में अमीर अब्बास साहब भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। पहले सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत से तालिबान की हुकूमत तस्लीम करने का मुतालबा कर दिया है। जियो टीवी के प्रोग्राम जरगा में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि तालिबान 20 साल जंग के बाद फातेह बनकर काबुल में दाखिल हुए हैं। इस मामले पर हुकूमत की जानिब से ये मौक़िफ़ सामने आ चुका है कि तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने में जल्दबाजी नहीं करेंगे। हमारा पहला सवाल यह है कि हुकूमत अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करे, ये कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब। तो आप क्या तबसरा के मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब इस पर? देखिए, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान ने एक तरह से तालिबान की इस हुकूमत को तस्लीम कर ही लिया है। अब जब हमारे आला ओहदेदार अफगान उनके दौरे को वहाँ सफ़र कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, तो यकीनन वो उन्हीं से वीज़ा लेके जा रहे हैं ना। पुरानी हुकूमत से तो वीज़ा नहीं लेके जा रहे हैं। हमने एम्बेसी वहाँ ओपन रखी हुई है, तो वो उसी हुकूमत को लेजिटिमेट मान के ओपन रखी हुई है ना। इसके अलावा जो हम आज ह्यूमैनिटेरियन एड्स भेज रहे हैं और जो हमारा ताउन है इस वक्त तालिबान की इस नई हुकूमत के साथ, जिसको दुनिया देख रही है, उसके बाद ये कहना कि जी हम इस हुकूमत को सोच समझ कर तस्लीम करेंगे, इट्स जस्ट एन आई वॉश। मेरा मतलब है कि साफ छुपते भी नहीं और नज़र आते भी नहीं वाली मिस्ताक है। दुनिया को समझ है कि हम तालिबान के साथ मिलकर खड़े हैं, हमने तालिबान की हुकूमत को तस्लीम किया है, हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो अब ये जो रस्मी कार्रवाई है कि हम तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे, ये मैं समझता हूँ ऐसे ही वेस्ट के साथ चलने की बात है, जिसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, बल्कि उल्टा नुकसान ही होगा। क्योंकि जब आप दो किश्तियों के सवार होते हैं तो आपको फ़ायदा नहीं होता। पॉलिसी में यकसुई बहुत ज़रूरी है। अगर हम तालिबान की हुकूमत को जायज़ मानते हैं, हमने दोहा एग्रीमेंट को फैसिलिटेट कराया है, हम अब भी उनके साथ बात कर रहे हैं, हमने कहा है हमने मीडिएशन कराई है, तो हमें उनको तस्लीम कर लेना चाहिए। हमने माजी में 96 में भी तो तस्लीम कर लिया था, उससे क्या फ़र्क पड़ गया था। अब भी चाइना ने उनको साथ चलने की बात कर रहा है, रूस ने थोड़ी रिजर्वेशन दिखाई हैं, लेकिन मैं समझता हूँ किसी एक ने तो सबसे पहले करना है और पाकिस्तान का हक बनता है। सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान नहीं, सिराजुल हक साहब ने भी कहा है कि तस्लीम की जाए हुकूमत। जब आज वज़ीर ख़जाना ये कह रहे हैं कि तालिबान को हुकूमत चलाने के लिए अगर किसी मदद की ज़रूरत है तो हम वो मदद करने के लिए तैयार हैं, लोग भेजने के लिए भी तैयार हैं, तो ये हुकूमत को तस्लीम करके ही आप उनकी मदद करेंगे ना। ये कैसी बात है कि जी नहीं, हम उनकी हुकूमत भी तस्लीम नहीं करते लेकिन हम उनकी मदद करने के लिए भी तैयार हैं। तो ये बात को नाकाबिले फ़हम है और मैं समझता हूँ कि तस्लीम कर लेना चाहिए। इस डूबियस सी पॉलिसी का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। ठीक, जुनैरा आप क्या कहेंगी? क्या हुकूमत को तालिबान हुकूमत को तस्लीम कर लेने में जल्दबाजी करनी चाहिए या भी वक्त लेना चाहिए? ये तो गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव है, उनका हक बनता है वो जिस तरीके से मर्जी पॉलिसी को लेके चलें। और मेरा ख्याल है कोई भी उन्हें डिक्टेट नहीं करा सकता कि आप क्या करें क्या ना करें, चाहे वो कोई इंटरनेशनल पावर्स हों, चाहे वो कोई हमारी अंदर की वॉइसेस हों, कोई भी नहीं करा सकता उन्हें डिक्टेट। ऑफ कोर्स जो कुछ हो रहा है, इस तरह CIA के चीफ भी आके मिल रहे हैं, क्या हमारा बॉयकॉट हो गया दुनिया से, क्यों हम अपनी पॉलिसी नहीं इम्पोज कर सकते। सो ये मेरे ख्याल है बहस बराए बहस ज़रूर है ये कि अगर आप ह्यूमैनिटेरियन एड कर रहे हैं तो फिर आप एक्सेप्ट भी कर लें। बात यह है कि बांग्लादेश ने जब म्यांमार में ह्यूमैनिटेरियन एड दी थी या रेफ्यूजीज एक्सेप्ट किए थे तो उन्होंने साथ एक्नॉलेज कर लिया था कि वहाँ पे जेनोसाइड हो रहा है, नहीं एक्नॉलेज किया था उन्होंने। लेकिन जहाँ लोगों को हेल्प करनी पड़ी, जहाँ पे फैसिलिटेट करना पड़ा, उन्होंने किया। इसी तरह म्यांमार के साथ बाकी दुनिया ने भी ऐसे ही किया। कतर को देख लें, कौन कौन से कंट्रीज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स में उसने अपना रोल नहीं प्ले किया, लेकिन उसने ये तो कभी नहीं कहा कि अल-फतह ब्रिगेड सही है या गलत है। तो ये पूरा हमारा हक है, हमें जब लगेगा कि हमें एक्सेप्ट करना चाहिए हम ऑफिशियली उसे तब रिकग्नाइज़ करेंगे। अभी तक अनऑफिशियल चैनल से US भी बातचीत कर रहा है अफ़गानियों के साथ, तो क्या हम क्या कहें वो गलत हो रहा है। तो ये एक फ्लूइड सी सिचुएशन है, इसको तरीके से लेके जाना है, इसको मेरे ख्याल है इस तरह सियासत की नज़र नहीं होना चाहिए।
ठीक, ब्रिगेडियर साहब आप क्या कहेंगे? जैसा कि मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब भी ये कह रहे हैं कि 2 किश्तियों में सवार रहेंगे तो मुश्किलात तो होंगी, फिर क्या करना चाहिए पाकिस्तान को? मौलाना साहब भी ये कह रहे हैं कि अफगान तालिबान की जो हुकूमत है उसको जो है तस्लीम कर लिया जाए। पहली बात है कि मौलाना साहब का कोई हक नहीं है, ना मौलाना साहब की स्टेटमेंट में अहमियत होती है, बिकॉज ना तो इलेक्टेड मेंबर है असम्बली के, ना वो कोई असम्बली के अंदर बैठते हैं, तो वो जो मर्जी कहते रहे। आपने मारूजी हालात को देखना है, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट को देखना है। डिप्लोमेसी में कुछ जेस्चर्स होते हैं और कुछ कमिटमेंट्स होती हैं, और जेस्चर्स वो होते हैं जो आप दुश्मन के साथ भी बाज़ दफ़ा कर देते हैं। अगर कल को आपके किसी दुश्मन ममालिक में ज़ल्ज़ला आ जाए तो आप उसको एड भी भेज देते हैं, आप उनको मेडिकल इमरजेंसी हो तो आप हेल्प भी कर देते हैं। अब अफ़गानिस्तान में जो सिचुएशन है वो स्टैटिक नहीं है, इट इज़ चेंजिंग डेली। और इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर जब कहा गया था कि जी हुकूमत या भले ऑल इंक्लूसिव हुकूमत बने, और उसके बाद से अमेरिकन फोर्सेस ने कहा हम 31 अगस्त को निकलेंगे, उसके बाद से वहाँ पे रोज़ाना कभी ये कहा जाता है कि हमने आज अनाउंस करना है, कल अनाउंस करना है, अल्टीमेटली वो एक अबूरी हुकूमत अनाउंस कर देती है। अबूरी का मतलब क्या हुआ कि अभी तक उन्होंने एक और शायद फेज में जाएं और वो कोई परमानेंट हुकूमत अनाउंस करें, उसके अंदर कुछ और लोगों को शामिल करें। तो अब इस तमाम सिचुएशन में अब आप ये कहें कि चूंकि हमने तस्लीम नहीं किया तो हम अपनी कनेक्टिविटी ख़त्म कर लें, तो क्या वो पॉसिबल है? चाइना कह रहा है कि जी हम जो है उनके साथ चलने के लिए तैयार हैं, रक्षा इनिशिएटिव लिया है। कल यूएनओ की एक स्टेटमेंट आई थी परसों कि जी मालियाती मदद करें, जो मालियाती अदारे हैं वो अफगानिस्तान को रीबिल्डिंग के लिए मदद करें। ये तमाम जेस्चर्स होते हैं, जो एक्सेप्टेबिलिटी होती है वो डिप्लोमेटिक रिकग्निशन होती है किसी मुल्क की, और उसके लिए आपने अपने कार्ड जो हैं वो देख के खेलने होते हैं, आपने तमाम चीज़ों को कैलकुलेट करना होता है। इसके अंदर कोई 2 किश्तियाँ नहीं है, किश्ती एक ही है कि अफगानिस्तान मौजूद है। रियलिटी ये है कि वहाँ अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है। अब कोई मुल्क चाहे तो ताली बजा ले, कोई मुल्क चाहे तो बैठ के रोना शुरू कर दे, पर तालिबान की हुकूमत उधर रहेगी और आगे चलेगी। और जिस तरह चीज़ें सामने आ रही हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जब अनफोल्ड होती है तो आप अपनी भी पॉलिसी को उसी तरह ओरिएंटेट करते हो। लेकिन ये नहीं हो सकता कि चूँकि आप तस्लीम नहीं कर रहे या अभी तक आपने तस्लीम नहीं किया तो आप उनसे कोई कनेक्टिविटी ख़त्म कर दें, क्योंकि आपका बॉर्डर लगता है। बहुत सारे लोग यहाँ मेडिकल के इलाज के लिए आते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ कारोबार करने के, और वो बॉर्डर आपने खोला हुआ है, ट्रांजिट ट्रेड भी आप चला रहे हैं। तो इसमें ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक तरह से टिल्ट तो शो करती हैं, आपका बायस तो शो करती है, लेकिन उसके लिए दुनिया के साथ मिलके ये देखना कि वो पाकिस्तान जो है वो किस इनिशिएटिव को लेके चले, मेरा ख्याल उसमें बेहतर ये होगा कि आप तो दुनिया को नहीं मैं कह रहा, आप अफगानिस्तान का बिहेवियर देखें। अभी जैसे उन्होंने वो अनाउंस किया, अब वो क्या पॉलिसी देते हैं, उनको उनकी क्या चीजें सामने आती हैं, उस पे बेस करके लॉट ऑफ टाइम यू कैन एक्सेप्ट देम। आज कल पर कोई जल्दी तो किसी चीज की, तो मेरा ख्याल इसमें ना तो कोई सियासत है ना कोई डबल चीज है, एक जिस तरह चीज चल रही है उसको चलना चाहिए। ठीक है, जिस तरह से चल रहा है उसको चलना चाहिए। नसीम सिद्दीकी साहब, मौलाना साहब के इस मुतालबे पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मौलाना साहब की बात की मैं कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं देता, क्योंकि ना वो हुकूमत में और ना वो कोई ऐसा ऑर्डर जारी कर सकते। बात यह है कि हमारी हुकूमत है, पाक अफवाज है, वो बेहतर तरीके से तमाम मामलात को समझते हैं। हमारे मुल्क की जो जोग्राफियाई हालत है वो अमेरिका बरतानिया से डिफरेंट है। हमारे बॉर्डर्स अफगानिस्तान के साथ हज़ारों मील में फैले हुए हैं, तो वहाँ पे कोई भी क्राइसिस होगा तो पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से चलना है। और मेरे ख्याल से इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान की अफवाज पाकिस्तान के साथ मिल के बेहतरीन स्ट्रेटजी है। दूसरी बात यह है कि जब अफगानिस्तान की आवाम ने तालिबान को एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट किया है, तभी तो वो काबिज होते चले जा रहे हैं ना कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, ना कोई रेजिस्टेंस आ रही है। जो हुकूमत मौजूद थी उसके आपने देखा कि सदर साहब का जो थे अशरफ गनी वो मुल्क से फ़रार हो गए। तो तालिबान ने जिस तरीके से टेक ओवर किया है, कोई वहाँ पे खून नहीं बहा, कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, कोई खाना जंगी नहीं हुई, तो इसको दुनिया भी आहिस्ता आहिस्ता एक्सेप्ट करती चली जा रही है। आप देखें कि मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए ख़ारजा पाकिस्तान आ रहे हैं, वो क्या करने आ रहे हैं, उनकी एक्सेप्टेबिलिटी है ना। तो पाकिस्तान की एक तो एक्सेप्टेबिलिटी भी है, दूसरी पाकिस्तान क्योंकि इतना नेबरिंग कंट्री है कि हमारे मसाइल हैं, यानी कि जो अमेरिका के मसाइल थे, एवैक्यूएशन के, बरतानिया के, फ्रांस के, दुनिया के ममालिक के, वो देखें कि पाकिस्तान ने कितने एहसन तरीके से उनको निभाया। IMF ने तारीफ़ की है, बाकी ममालिक भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो हुकूमत वक्त है उसने फ़ैसला करना है, जो टेबल पे बैठा हुआ है जिसने फ़ैसला करना है, उसकी तमाम चीज़ों के ऊपर नज़र है। उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं। आज भी आपने देखा कि हमारे आर्मी
चीफ की CIA के चीफ के साथ मुलाकात हुई है, तो बात यह है कि कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। जो पार्टी से बाहर बैठा है या अपोजिशन में है या हुकूमत में नहीं है, उसे क्या पता कि हुकूमत के क्या मसाइल हैं, और वो एक शोशा छोड़ने के लिए जी कि जल्द अज जल्द एक्सेप्ट कर लें। भाई जल्द अज जल्द क्यों एक्सेप्ट कर लें? ठीक है, हुकूमत वक्त बैठी हुई है, वज़ीर आज़म है, उनकी काबीना है, वो फैसला करे कि बाकी जो मामलात हैं वो पाकिस्तान बड़े ऐसे तरीके से आगे लेके चल रहा है, तो मेरे ख्याल से कोई जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, यानी आपका ख्याल ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जुनैरा, आपका कमेंट भी लूंगी, लेकिन अमीर अब्बास साहब के कमेंट के बाद आपकी जानिब आती हूँ। अमीर अब्बास साहब, कहिएगा पाकिस्तान की हिकमत अमली सूरत हाल में क्या होनी चाहिए? क्या मौलाना साहब का जो मुतालबा है उसको कंसिडर करना चाहिए हुकूमत को? शाइस्ता, देखिए मौलाना साहब का तो हिस्सा अपने सवाल में शरारत के तौर पे मेरा ख्याल रखती है। असल बात तो ये है कि क्या पाकिस्तान को तस्लीम करना अमीर चाहिए। अब्बास साहब, आप तक आवाज़ पहुँच रही है? जी जी, आवाज़ आ रही है आपके साथ। प्लीज आप कंटिन्यू कीजिएगा। जी, मैं ये कह रहा हूँ कि मौलाना साहब का जो हिस्सा है वो तो सवाल में आपने शरारत के तौर पर रख दिया है। असल सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान को तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करना चाहिए या नहीं। तो मेरा सवाल यह है कि तस्लीम क्यों नहीं करना चाहिए, जब पाकिस्तान मुसलसल तालिबान को एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर तस्लीम करता चला आ रहा है। जब से ये कतर के अंदर तालिबान का दफ्तर बना, फिर अमेरिका और तालिबान के दरमियान एक डील हुई बाकायदा तौर पर फरवरी 2020 में, और उस डील के बाद फिर पेशरफ्त होती चली आई, तो तालिबान एक स्टेक होल्डर के तौर पर तस्लीम किए जा चुके हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान की जानिब से बल्कि दुनिया की उन आलमी ताकतों की जानिब से जिन्होंने तालिबान के साथ मुज़ाकरात किए थे और एक पॉलिटिकल एंटिटी के तौर पर तस्लीम किया था उनको। दुनिया को एतराज़ तालिबान के साथ नहीं है। दुनिया को जो एतराज़ अगर है किसी को, तो वो एतराज़ है तालिबान के कुछ इंसानी हुकूक के हवाले से कुछ कंसर्न्स हैं या रिजर्वेशंस हैं। ये दुनिया उठा रही है। जहां तक तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने का ताल्लुक है, तो उन्होंने बज़ोर ताकत उस हुकूमत को हासिल किया है। वो हक बजाने में उसके ऊपर हुक्मरानी करने के लिए दुनिया मामा बनने की कोशिश ना करे ना अब तालिबान की। ये तालिबान और ये अफगानिस्तान पहले जिनके हाथों में था 20 साल तक, ये था मैदान, ये था घोड़ा, वो दौड़ा लेते जितना उन्होंने दौड़ाना था, और उन्होंने दौड़ाया 20 साल तक। किसी ने रोका? अमेरिका के हाथ बांधे थे किसी ने, या अमेरिका के साथ पूरे नेटो इत्तेहादियों के हाथ बांधे थे किसी ने कि तुम अफगानिस्तान को ठीक ना करो। वो अपनी मर्जी की हुकूमतें वहां इंस्टॉल करते रहे। कितने तवील अरसे तक हामिद करजई दुनिया के तवील तरीन सदूर में शामिल हो गया, कितने अरसे तक उसको सदर बनाया। 2005 में अपना मुसल्लत करदा आइन लेकर आए वो अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के इदारों को अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिश और अपनी ईमा के मुताबिक उन्होंने तामीर किया। अब वो जा चुके हैं। जो मौका उनके पास था, जो उन्होंने करना था, वो उन्होंने कर लिया। अब तालिबान वहां एक पावर है, वो किसी को अच्छे लगे ना लगे, उनकी दाढ़ी, उनकी पगड़ी, उनके जो है वो टखनों से ऊंचे पांचे किसी को अच्छे ना लगते हों, लेकिन वो एक पॉलिटिकल एंटिटी है वहां की, उसको हमें तस्लीम करना पड़ेगा, और उन्होंने ताकत से हासिल किया है। लिहाजा पाकिस्तान उन 3 मुल्कों में शामिल है जिन्होंने 96 से 2001 की जो तालिबान की हुकूमत थी उसको तस्लीम किया था। आज पाकिस्तान कैसे इस चीज़ से विड्रॉ कर सकता है जब सारा इस मामले के अंदर पाकिस्तान का एक रोल रहा है पॉजिटिव। आज पाकिस्तान कह दे कि जी जाए, हम तस्लीम नहीं करते, जाओ भाड़ में जाओ तालिबान, ऐसा मुमकिन नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है कि मौलाना साहब तो एक वैसे ही इसमें बात में कूद पड़े हैं। मौलाना साहब को कता नज़र असल बात यह है कि तालिबान को पाकिस्तान को भी तस्लीम करना चाहिए और दुनिया के बाकी तमाम मुल्कों को तस्लीम करना चाहिए, और उनको मौका देना चाहिए, उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए, ताकि वो दुनिया की तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म कर सके, डिलीवर कर सके, अपने लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक डिलीवर कर सके। उनसे यहाँ गलतियां भी होंगी, उनके यहाँ हमें झोल भी नजर आएगा, कुछ वहां पे इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां भी हमें नजर आएंगी। उसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई और मुल्क हो, वो लठ उठा के फिर उनके पीछे पड़ जाए, ठीक, और उनको हाँकना शुरू कर दे और उन्हें निकालने के दरपे हो जाए, जैसे 2001 में हुआ था। तो ये एक बहुत घिनौना और घटिया खेल होगा अगर ये दोबारा किसी ने खेलने की कोशिश की। उनको मौका दे, जब वो दुनिया के साथ डील करेंगे, जब वो अक़वाम मुत्तहिदा में आके बैठेंगे, जब वो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस में आके बैठेंगे, जब वो आलमी मालियाती इदारों IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ डील करेंगे, उन्हें खुद ब खुद तमीज आना शुरू हो जाएगी। ठीक हो गया, वो खुद ब खुद सुलझ जाएंगे, सुघड़ हो जाएंगे, उन्हें दुनिया के आदाब जो है वो समझ में आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल, दुनिया के आदाब उन्हें समझ आना शुरू हो जाएंगे। मेरे पास आपका पॉइंट आ गया। जुनैरा, आप क्या कहेंगी? मुजम्मिल साहब, जुनैरा के कमेंट के बाद आपकी जानिब आती हूं।
देखें, इस वक्त कतर को ना दुनिया में एज अ केस स्टडी लिया जा रहा है कि वो एक ऐसा मुल्क है जिसने तकरीबन 21 कॉन्फ्लिक्ट्स में अपना रोल प्ले किया है, और वो हमेशा जिस मुल्क में भी कोई मुज़ाहमती तंजीम होती थी वो नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ खड़ा होता था, क्योंकि ज़ाहिर है जो रेजिस्टेंस कर रहे हैं या दिखा रहे हैं आपको पहले उनकी बात सुननी पड़ेगी, तभी आप समझ पाएंगे कि कॉन्फ्लिक्ट की रीज़न क्या है। और पूरी लिस्ट है कि उन्होंने कहाँ कहाँ, सूडान में, जिबूटी में, हेटी में, इवन पैलेस्टाइन में 2-3 दफ़ा सीज़ फायर, कहाँ कहाँ उन्होंने अपना रोल प्ले किया है। फिर कितना सक्सेसफुली मुस्लिम चैनल उन्होंने अपना चलाया है, उसमें सऊदी अरेबिया की मुखालफत के बावजूद एक नैरेटिव मुसलमानों का कैसे बिल्ड किया है। तो हमेशा नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ खड़ा होकर उन्होंने अपनी सफारती सुपीरियॉरिटी दुनिया पे मनवाई है। और आपने देखा है कि कतर का ही मेन रोल था इस सारे पीस प्रोसेस में। इस वक्त तालिबान का दफ्तर भी वहाँ खुला हुआ है, वो क्यों नहीं बंद कर दिया कतर ने? उन्होंने किस मुल्क पे प्रेशर आया है कि जी बंद करें आप तालिबान का दफ्तर, क्यों खोल के बैठे हुए हैं? बात प्रायोरिटीज़ की भी नहीं है, पसंद की भी नहीं है, बात रियलिटी की है। तालिबान इस वक्त एक रियलिटी है एंड एवरी कंट्री हैज़ टू डील विद देम। वो अपने अपने तरीके से डील करेंगे। तो जैसे जिसने डील करना है उसमें पाकिस्तान की भी अपनी एक पॉलिसी होगी, चाहे पॉलिसी शिफ्ट के साथ डील कर रहे हो, सेम पॉलिसी के साथ डील कर रहे हो। तो मौलाना या जो ये समझते हैं कि हम पसंद की वजह से उनको एक्सेप्ट करें, वो पसंद नापसंद नहीं होती इंटरनेशनल ऑर्डर में। इट इज़ योर कंपल्शन, योर जोग्राफिकल पोजिशन, पोलिटिकल ऑर्डर, इंटरनेशनल ऑर्डर, बहुत सारी कंसिडरेशंस होती हैं। That's all I wanted to say. ठीक है, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब। देखें, एक बात तो ये है कि अगर हम तालिबान की हुकूमत नहीं तस्लीम करते तो जो अब अफ़गान एम्बेसी है उसमें अशरफ गनी की हुकूमत का एम्बेसडर होगा, उनका एम्बेसी का स्टाफ होगा, वो अफ़गानिस्तान के वीज़े लगाकर हमें देंगे। हम उनसे कैसे, मेरा मतलब जब तक हम उनको लेजिटिमेट नहीं मानेंगे हम उनके साथ डील और ट्रेड कैसे करेंगे? ये अजीब मंतक हमें समझाई जा रही है कि जी मेरा मतलब है कि एम्बेसडर तो फिर पिछली दफ़ा भी जब तालिबान की हुकूमत थी पूरी दुनिया में तो अहमद शाह मसूद के एम्बेसडर बैठे हुए थे, उनका यूएन में नुमाइंदा बैठा हुआ था, लेकिन हमने तालिबान के साथ काम करना था, हमने उनकी हुकूमत को माना ताकि उनका एम्बेसडर आके बैठेगा, हुकूमत को तस्लीम करेंगे तो दो हुकूमतें आपस में काम करेंगी ना। बगैर तस्लीम किए उन्हें एक ग्रुप के तौर पर तो नहीं ट्रीट किया जा सकता कतर की तरह। कतर ने तो उन्हें एक ग्रुप के तौर पर ट्रीट किया। लिहाजा मुझे ये मंतक बिल्कुल नहीं समझ आती कि हमारे DGISI भी वहाँ जाएंगे, हम हमारे ऑफिशियल विजिट्स भी होंगे, हम जो है उनको भी बुलाएंगे, लेकिन हम उनकी हुकूमत नहीं तस्लीम करेंगे। क्या होगा? वीज़ा पॉलिसी क्या होगी? ट्रेड पॉलिसी क्या होगी? एक्सचेंज कैसे होगा? बॉर्डर्स कैसे गार्ड होंगे? ये सब तो फिर मेरा मतलब है एक नया ही निज़ाम लाना चाहते हैं। और दूसरी ये भी एक अजीब मंतक है कि जी उसको बात करने का कोई इख्तियार नहीं। भाई हर पाकिस्तानी को बात करने का इख्तियार है। वो कौन होता है बात करने वाला? भाई वो पाकिस्तानी है, वो अपनी राय दे सकता है। इस मुल्क में आजादी इजहार की इजाजत है। PMD ले आए और कहें कि सिर्फ हुकूमत को इजाजत है, सिर्फ हुकूमत को इजाजत है कि बात करे, कोई और करे उसकी जुबान काट देंगे। आपका पॉइंट आ गया मुजम्मिल साहब। ब्रिगेडियर साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, ब्रिगेडियर साहब का कमेंट लेके आपकी जानिब आती हूं। जी ब्रिगेडियर साहब। देखिए, क्वेश्चन ये सवाल हम रिट्रैक्ट कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हमने नहीं तस्लीम करना, हमें पता है हमने तस्लीम करना है। सवाल ये भी नहीं है कि कौन क्या कह रहा है या नहीं कह सकता है, हर शख्स कह सकता है, लेकिन वो एक स्टेटमेंट है, वो प्रेशर नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी प्रायोरिटीज हैं। आप जब बात करते हैं वीजा रिजीम की, आप बात करते हैं तिजारत की, तो यही चीजें तो अफगानिस्तान पे भी इम्प्लीमेंटेबल होती है ना, कि वो क्या अपनी पॉलिसी देंगे, वीजे की क्या पॉलिसी देंगे। हमारे ये डाउट तो है ही नहीं कि हम तस्लीम नहीं करेंगे। ये सिर्फ टाइम ब्रैकेट का काम है कि किस टाइम ब्रैकेट में आपने, और टाइम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। आप सही तरीक़ाकार से किसी चीज को करें, वो बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होता है। अब हमारे यहाँ उनके साथ ताल्लुकात है, ट्रेड खुली हुई है, आपके लोग रोजाना आ रहे हैं, इलाज के लिए भी आ रहे हैं, वो किसी तरीक़ाकार से ही आ रहे हैं ना। तो ये एक दूसरे से लिंक चीजें होती है। हम जो कुछ करेंगे तो तालिबान भी, कोई दोनों जब आपस में लिंक होंगे, ये लिंकेजेस क्रिएट होंगे, उनकी पॉलिसी वाज़ेह होगी, तो बिल्कुल हमने उनको तस्लीम करा। वो एक रियलिटी है। मैंने पहले आपसे कहा था, जिस मुल्क ने ताली बजानी ताली बजाए, जिसने रोना है रो ले, जैसे इंडिया रोई जा रहा है, शोर मचाई जा रहा है, तो वो रियलिटी है। लेकिन वी शुड सी कि वो क्या पॉलिसी अपनी अनाउंस करते हैं, हुकूमत अनाउंस करने के बाद फिर आप यू हैव टू एक्सेप्ट दैट।
ठीक हो गया। नसीम सिद्दीकी साहब कोई कमेंट कीजिएगा, मुझे ब्रेक पे जाना जी है। बिल्कुल, जैसे अमीर ने जिक्र किया, अमेरिका को, वेस्ट को बहुत फिक्र है कि ह्यूमन राइट्स अफगानिस्तान में क्या होंगे, वुमेन राइट्स का क्या होगा, लेकिन वो अंधे हो जाते हैं, गूंगे बहरे हो जाते हैं जब कश्मीर की बात आती है। कश्मीर में जो इस तरह साल हो रहा है, वहाँ पे ख्वातीन का भी, आम लोगों के साथ भी तकरीबन 2 साल हो गए, वो उनको नज़र नहीं आता। वो वहाँ पे तो एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट है मोदी की, उसके ऊपर क्यों नहीं चढ़ाई करते कि कश्मीर के लोगों के ऊपर से कर्फ्यू हटाया जाए और उनको एक नॉर्मल जिंदगी गुजारने दी जाए। तो यहाँ ह्यूमन राइट्स उनको नजर आते हैं, वहाँ पे नजर नहीं आते। ठीक है, कमोबेश सभी एनालिस्ट का मानना यह है कि मुनासिब वक्त आने पर पाकिस्तान ये फैसला करेगा कि कब तस्लीम करना है। ऐसे में मौलाना साहब का जो मुतालबा है वो बेमानी है, जबकि मुजम्मिल साहब का मानना है फौरी तौर पर मौलाना साहब के मुतालबे को माना जाए। नाज़रीन, ब्रेक पर जाएंगे और जब ब्रेक से वापस आएंगे तो नवाज शरीफ की वापसी पर जावेद लतीफ साहब ने जो दावा किया उस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लीगी रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वापसी का तस्करा शुरू कर दिया है। मरियम नवाज के बाद मियां जावेद लतीफ भी इस मामले पर बोल पड़े हैं। आज नैब में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना यह था कि नवाज शरीफ इसी साल वापस आ रहे हैं और वो चौथी बार फिर से मुंतखब होंगे। नवाज शरीफ रवा साल वापस आ रहे हैं, लीगी रहनुमा जावेद लतीफ ये दावा कर रहे हैं। क्या साबिक वजीर आजम की इस साल वापसी हो सकती है जुनैर, आपके ख्याल में? बातें तो रोज मतलब ऑन डेली बेसिस ऐसी आ रही हैं कि लगता है बिल्कुल हवासबाख्ता हो गए हैं और दे हैव नो क्लू कि किस डायरेक्शन में जाना है। मेरे ख्याल है मियाँ साहब वहाँ से जो फ़ोन करके अपने दिल की बात करते हैं उसको ये पॉलिसी स्टेटमेंट समझ लेते हैं। मरियम किसी भी वक्त खड़े होकर कह देती हैं कि आप मुझे शाम को कहें, मुझे फ़लाँ चीज़ की गारंटी दें, मैं उन्हें शाम की फ़्लाइट से बुला लेती हूँ। फिर पता चलता है कि डॉक्टर ने उनको कहा है कि अपने रिस्क पे जाइएगा, प्लीज़ आप बहुत बीमार हैं, अपने रिस्क पे पाकिस्तान जाइएगा, तो वो नहीं आते। अभी पता चल रहा है कि ना सिर्फ वो आएंगे बल्कि वो इतने सेहतमंद हैं कि वो चौथी दफ़ा वज़ीर आज़म भी बनेंगे। अभी मैं लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचमार्किंग की तरफ नहीं जा रही कि वो बन सकते हैं या नहीं बन सकते। ये सब क्या बताता है? ये सब बताता है दे आर डेस्परेट। आई थिंक दे आर इन अ लिम्बो। मेंटली उन्हें समझ नहीं आ रही है कि उन्होंने किस डायरेक्शन में जाना है। इट्स गुड फॉर देम, इट्स एडवाइज्ड कि वो बैठ के पहले अपने डिवाइड को थोड़ा सा बेहतर गैप को फिल कर लें जो उनके बीच में है। शहबाज शरीफ ने आगे लेके चलना है कि मरियम ने लेके चलना है, जावेद लतीफ़ किसके बिहाफ पे बोल रहे हैं, उनका स्पोक्स पर्सन कौन है और वो ख़ुद किसके स्पोक्स पर्सन है, ये थोड़ी सी क्लैरिटी ले आए, उसके बाद इस बयान पे बात हो सकती है। आई थिंक इट्स टोटली अनअंडरस्टैंडेबल। आई कांट अंडरस्टैंड कि ये रोज़ कैसी बातें कर देते हैं। ठीक, अमीर अब्बास साहब, होना या ना होना ये तो एक अलग मामला है। इस साल वजीर आजम नवाज शरीफ, साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ आपको वापस आते दिखाई दे रहे हैं? देखिए, नवाज शरीफ बिल्कुल वापस आ सकते हैं, लेकिन उसकी एक शर्त है और वो शर्त यह है कि नवाज शरीफ साहब के साथ कोई डील हो और उस डील के तहत नवाज शरीफ वापस लैंड करते ही अपनी बाकी मानदा सज़ा पूरी करने के लिए कोट लखपत जेल में ना जाएं, बल्कि वहाँ से सीधा वो प्रोटोकॉल के साथ और शेर के नारों के साथ उनको अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर से सीधा जाती उम्रा ले जाया जाए। अगर तो ये नामुमकिन मुमकिन हो सकता है तो फिर तो नवाज शरीफ साहब हो सकता है कल सुबह की फ़्लाइट पे वापस आ जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो नवाज शरीफ साहब किसी सूरत वापस नहीं आएंगे। ये अगर किसी के जहन में ये वहम या गुमान मौजूद है तो वो इसको खाम ख्याली समझ के अपने जहन से खुरज थे कि नवाज शरीफ अपनी सज़ा पूरी करने के लिए वापस आएंगे। वो यहाँ से 19 नवंबर 2019 को गए थे और अब उनको ठीक 2 माह के बाद उनको 2 साल पूरे हो जाएंगे। इन 2 सालों में नवाज शरीफ साहब की जो इज़्ज़त अफजाई पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर हुई है, इन 2 सालों में जो कुछ लंदन में, बरतानिया में नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर, उनके नवासे की शादी के उस पंडाल से बाहर, वो पार्क में वॉक करने जाते हैं, वहाँ पे क्या कुछ हुआ, वो रेस्टोरेंट्स पे खाना खाने जा रहे हैं, उनके साथ वहाँ क्या कुछ हुआ, फिर पाकिस्तान में उनके साथ जो कुछ हुआ, इसके बावजूद भी अगर उस स्टेचर के पॉलिटिशियन के अंदर थोड़ा सा भी जिसे वो ख्वाजा आसिफ साहब ने जो कहा था ना, मैं ख्वाजा आसिफ साहब की ज़ुबान से बयान कर देता हूँ कि कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई एथिक्स होते हैं, कोई ग्रेस होती है, कोई अखलाकियात होती हैं। अगर नवाज शरीफ साहब में ये 4-5 अनासर होते तो वो कब के वापस आ चुके होते और वो बाहर बैठ के अपनी शख्सियत का ये तमस्खुर और मजाक उड़वाने की बजाय कोट लखपत जेल की
दीवारों को कबूल करते, लेकिन वो वापस नहीं आए। अब तो नवाज शरीफ साहब ढिठाई की मंजिल पर पहुंच चुके हैं। मियां जावेद लतीफ़ साहब को कोई डरावना ख्वाब आया होगा, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ये होशो हवास में कोई बात इस तरह से की होगी, क्योंकि अब नवाज शरीफ साहब ये सब कुछ भुगत चुके हैं। वो बर्दाश्त उनकी जो है उससे आगे जा चुके हैं। वो अब उनके ऊपर असर ही नहीं होता किसी बात का। आप कुछ कह लें नवाज शरीफ साहब को, कोई तनकीद कर लें, आप उनके ऊपर फप्तियां कस लें, आप उनको ताने मार लें। यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब उनके बारे में यहां तक कह दिया कि मुल्जिम मुजरिम हमारी कौम का, मुल्क का, हमारे आइन का, निजाम का मजाक बनाकर बाहर भागा और बाहर बैठ के हम पर हंसता होगा। जब एक फाजिल जज ने यह बात कह दी, उसके बाद भी अगर वो वापस नहीं आए, ये वो सब कुछ भुगत गए हैं। वो सीने पर हाथ मारकर कहते हैं कि जो कहना है कह लो, मेरी जात पे कोई असर नहीं पड़ता, मेरी खाल जो है वो बहुत मोटी है, कोई असर नहीं होने वाला। तो फिर आप तवक्को करें कि वो इस साल के आखिर में, अगले साल के आखिर में वापस आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सिवाय ये कि उनको कोई वो जो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल कोई उनको नजर आ जाए कि हाँ कम से कम वापस इख्तिदार में नहीं आता, लेकिन मेरे सारे केसेस खत्म हो जाए, तो फिर बैद नहीं है कि वो वापस आ जाए। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आपके ख्याल में नवाज शरीफ वापस आ सकते हैं और वो भी इसी साल? देखिए, आप इसको रेफरेंस को, इस स्टेटमेंट को एक ऐसे शख्स की ज़ात से लिंक कर रही हैं जो तो इंडिया को भी पाकिस्तान में बुला चुका है और बबांगे दोहल कहा कि हम उनसे रब्ता करेंगे। तो अब जिस शख्स की ऐसी ये वो बैकग्राउंड हो और ये स्टेटमेंट और पहले दे चुका हो, तो उसकी स्टेटमेंट को जैसे अमीर ने कहा कोई आप एक लफाजी के तौर पे ले सकते हैं, या वो जो कहते हैं ना कि स्टेटमेंट में एक सेंटेंस भी होता है, मोर लॉयल देन किंग, कि मैं अगर उनकी बहुत ज़्यादा पैरवी करूँगा, चापलूसी करूँगा, तो मुझे कल जो है वो कोई ओहदा दे दिया जाएगा। यहाँ तो पूरी पॉलिटिक्स इसी की गिर्द रिवॉल्व करती है। और नवाज शरीफ साहब के साथ जो कुछ हो रहा है उसको बर्दाश्त करके अगर वो अभी भी किसी चीज़ की तवक्को रख सकते हैं तो इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। इतना इंसान को मेरी नज़र में गिरना नहीं चाहिए कि जब आपको डॉन कह दिया गया हो, आपको माफिया कह दिया गया हो, और ये रिमार्क्स आपसे, ये चीज़ें जो हैं ये एक रिटर्न फैसले के अंदर भी आ चुकी हों। बात कर रहे थे क्या साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ इस साल वापस आ सकते हैं? यानी ब्रिगेडियर साहब आप अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, फिर मैं अगले गेस्ट की जानिब बढ़ती हूँ। मैं यही कहूँगा कि मेरा ख्याल अगर आए तो ज़रूर आए, लेकिन ये सोच के आए कि फिर उनको जेल के अंदर जो वो तमाम सज़ा रह गई है वो काटनी होगी, और ये पाकिस्तान के अंदर अदालतों को भी और गवर्नमेंट को भी इंश्योर करना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं लगता वो इतनी कशमकश से गुजर सकते हैं कि वो आए और यहाँ पे वो जेल में रहें, क्योंकि वो तो आदी हैं 7 स्टार होटल के एलीट ट्रीटमेंट के, बड़े बड़े प्रोटोकॉल के, तो और जो हालात हैं वो उसके हिसाब से कंड्यूसिव नहीं है। अब चौथी दफा अगर आपने प्राइम मिनिस्टर बनना है तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी आपको अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी, चीजों के रूल्स के अंदर अमेंडमेंट लेके आनी पड़ेगी। क्या वो इस वक्त पॉसिबल है? तो आप, मुझे नहीं लगता ये चीज एक नारे के तौर पर ठीक है और चापलूसी के तौर पर तो ठीक है, किसी की मतलब खुशामद करने के तो तौर पर तो ठीक है, लेकिन लगता नहीं कि ये रियलिटी हो सकेगी। ठीक है, लगता नहीं है कि ये रियलिटी हो सकेगी। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, अमीर अब्बास साहब ने जो नक्शा खींचा उससे तो ये लग रहा था कि शायद कोई मौजज़ा ही हो सकता है जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापस लेकर आ सकता है। आपके ख्याल में क्या इस साल वापस आ सकते हैं नवाज शरीफ? पता नहीं, अमीर अब्बास साहब ने नवाज शरीफ की तो बहुत ज़्यादा हालत पर बात की, लेकिन उस हुकूमत के बारे में कोई बात नहीं की जिसने उनको लंदन जाने की अपनी काबीना की कमेटी में इजाज़त दी, उनकी बीमारी के जो सर्टिफिकेट जाली पेश किए, और कितने मरीज़ों को और कितने कैदियों को हुकूमत की वफाकी काबीना जो है वह बैरून मुल्क जाने की इजाज़त देती है, ECL से नाम निकालती है, उसके बारे में बात नहीं की। और ये क्या ये एक NRO नहीं था जो नवाज़ शरीफ को मिला इस हुकूमत की जानिब से? उस पर ना ब्रिगेडियर साहब ने बात की, ना अमीर अब्बास साहब ने बात की। नवाज़ शरीफ की हालत पर तो काफ़ी बात की, लेकिन मैं समझता हूँ गुज़श्ता इंतखाबात से पहले भी वो इंतखाबात से पहले वतन वापस आ गए थे और जेल गए थे। और इस बार भी जो बातचीत है वो यही है कि अगर अर्ली इलेक्शंस हो रहे हैं मुल्क में, जैसे कि बहुत से इशारे आ रहे हैं कि अगला साल इलेक्शन का साल है और अगले साल इंतखाब पहले होने मुमकिन है, हुकूमत ने भी ऐसे इशारे दिए हैं
और जगहों से भी ऐसी बात हो रही है कि 1 साल पहले इंतखाब हो सकता है, तो फिर उस सूरत में नवाज़ शरीफ इंतखाब से पहले पाकिस्तान आ जाएंगे, चाहे उन्हें कोट लखपत जेल जाना पड़े या कुछ भी जाना पड़े। बाकी जहाँ तक इस पाकिस्तान में तो एक आमर ने यह भी कानून बनाया था कि 2 दफ़ा से ज़्यादा कोई नहीं बन सकता, वो कानून भी खड़ा ना हो सका। और भी बहुत सी सज़ाएँ थीं, सवाए एक भुट्टो की फांसी के बाद हमने बहुत सी सज़ाएँ देखी हैं, उनका क्या बना है। और लोग नवाज़ शरीफ की बहुत बात करते हैं लेकिन मुशर्रफ की बात करना भूल जाते हैं कि उसको भी कहीं से सज़ा हुई है और वो भी बाहर बैठे हैं। लेकिन इंसाफ का तकाज़ा। और दूसरी बात यह है कि जो नवाज़ शरीफ की बात पर गुफ्तगू की गई है, उनके दिए हुए टिकट पर शेर के निशान पर कितने ज़िमनी इंतखाब नून लीग ने जीते हैं और क्या कितना वोट उनको पड़ रहा है, उस जानिब भी देख लें कि इतना उनको करने के बाद भी अगर लोग वोट डाल रहे हैं तो कानून की अदालत से ऊपर एक अवाम की अदालत है। यानी आपको लगता है कि नवाज शरीफ इंतखाबात से पहले वापस आ जाएंगे? नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या कहेंगे? आपको लगता है कि इस साल वापस आ जाएंगे नवाज शरीफ या इंतखाबात जब होने वाले होंगे तब आएंगे? शाइस्ता दीवाने का ख्वाब लगता है मुझे। हो सकता है जावेद लतीफ़ साहब के तो ख्वाबों में वो रोज़ भी आते हों। जिस सिचुएशन में वो यहाँ से भागे हैं, वो मफरूर हुए हैं, वो कोई बीमार इस तरह नहीं थे। हमने बीमार बहुत देखे जो जहाज़ों पे ट्रैवल करते हैं, व्हील चेयर के ऊपर होते हैं, ऑक्सीजन उनको लगी हुई होती है, बाहर के मुल्क से अपने मुल्क वापस आ रहे होते हैं। ये वो लीडर हैं जब मौका परस्ती आती है तो मुल्क छोड़ के चले जाते हैं। अभी आपने देखा कि पिछले दिनों हुर्रियत लीडर सैयद अली गिलानी साहब की रहलत फरमाई उन्होंने। आपने देखा कि किस तरह उन्होंने कश्मीर कॉज के लिए सऊबतें बर्दाश्त की। यासीन मलिक साहब आप देख लें, अपने बीवी बच्चों को तमाम को छोड़ के जो है वो सऊबतें बर्दाश्त कर रहे हैं। ये लीडर होते हैं। ये अपने आप को लीडर कहाँ से कहते हैं कि जब मुशर्रफ का दौर हुआ तो डील करके सऊदीया भाग गए, अब बुरा वक्त आया। और अभी जो कहा जा रहा था कि हुकूमत से इजाज़त लेके गए हैं, तो मैं ज़रा रिफ्रेश कर दूं कि हुकूमत ने अरबों रुपए के बॉन्ड्स भरवाने की बात की थी। ये अदालत ने 50 रुपए पे भेजा था। ये हुकूमत के साथ कोई डील नहीं हुई थी। हुकूमत ने कोई एनआरओ नहीं दिया था। जिस तरह फेक सर्टिफिकेट्स पेश किए गए और जिस तरह से उनको मफरूर यहाँ से कराया गया और जिस तरह दौड़ के वो जहाज़ पे चढ़ रहे थे, वो सारी दुनिया ने देखा था। तो जो लोग इस तरह मुल्क से फरार होते हैं वो कभी भी ऐसे हालात में वापस नहीं आएंगे कि आके वो सीधे दोबारा जेल जाएं, जेल का सामना करें। जेल से तो वो भाग के गए। हाँ, अगर किसी वक्त ऐसी सिचुएशन होती है, नेक्स्ट इलेक्शंस होते हैं, उसमें मुस्लिम लीग नून बरसरे इक़्तिदार आ जाती है, इनके केसेस ख़त्म कर दिए जाते हैं, तो हाँ वो बिल्कुल फ़ौरन वापस आ जाएंगे। लेकिन इन नामसाइद हालात में वो बिल्कुल वापस नहीं आएंगे। ठीक है, जुनैरा कोई कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मुझे ब्रेक की जानिब बढ़ना है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि हो सकता है कि नून लीग को फील हुआ हो कि नवाज शरीफ की रिप्रेजेंटेशन और जो मरियम बीबी की लीग है विद इन नून लीग वो कुछ खामोश है और नज़र नहीं आ रही, तो बड़ी चहमगोइयाँ हो रही थी। तो आपने देखा है एकदम से साद रफ़ीक भी आपको जंप इन करते मीडिया में नज़र आए हैं और जावेद लतीफ़ भी नज़र आए हैं। और जावेद लतीफ़ साहब को तो एक्सक्यूज़ कर दें, वो बहुत स्ट्रेस में हैं। उनकी आज ठीक ठाक प्रोबिंग हुई है नैब में, तो उस तरह के मेंटल स्ट्रेस में ऐसी बातें हो जाती हैं। ठीक है, एक कमेंट शाइस्ता। जी अमीर अब्बास साहब। हाँ, मुजम्मिल साहब ने जो कुछ कहा, मैं नवाज शरीफ साहब की बात नहीं कर रहा क्योंकि उस पर तो मुजम्मिल साहब फ़ौरन नाराज़ हो जाते हैं। लेकिन नवाज शरीफ साहब को कुछ कहा जाए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मैं अगर आपको शाइस्ता बेवकूफ़ बना दूँ, ड्रामा करूँ आपके सामने, जाली मेडिकल कार्रवाइयाँ करके एक पूरा इजराइल खड़ा कर दूँ आपके सामने कि अभी इजराइल आया और मेरी रूह कब्ज़ करने जा रहा है, और एक किसी 3rd क्लास स्क्रिप्ट राइटर की तरह किसी थ्रिलिंग सेंसेशनल फिल्म का स्क्रिप्ट बना के आपके सामने खड़ा कर दूं और आप डर जाएं और आप पागल बेवकूफ़ बन जाएं मेरे सामने, तो मुजम्मिल साहब का ये कहना का मकसद है कि शाइस्ता साहिबा से पूछा जाए कि वो बेवकूफ़ क्यों बनी हैं। अमीर अब्बास से ना पूछा जाए कि जिसने उनको बेवकूफ़ बना दिया। ठीक, क्या बात, वेरी गुड, ठीक हो गया। मुजम्मिल साहब भी कमेंट करना चाह रही हैं, हम ब्रेक पर जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और फिर मुजम्मिल का कमेंट ऐड करती हूँ। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि क्या साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ इस साल वतन वापस आ सकते हैं या नहीं। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, अमीर अब्बास साहब ने एक सूरत हाल रखी कि उन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया और जिसके उनके बेवकूफ़ बनाने पर आप बेवकूफ़ बन गई, तो ज़्यादा बड़ा मुजरम बेवकूफ़ बनाने वाला हुआ या बेवकूफ़ बनने वाला। मैं ये कहता हूँ कि नवाज़ शरीफ कोई आज़ाद शहरी नहीं था जब उस बीमार हुआ।
वो हुकूमत पाकिस्तान की तहवील में एक कैदी के तौर पे थे। उनका इलाज हुकूमत पाकिस्तान ने अपने सरकारी अस्पताल में कराया, सरकारी मेडिकल बोर्ड बना, सरकारी लैब से उनके टेस्ट हुए। सरकार के मिनिस्टर हर दिन में 3-3 दफा सुबह दोपहर ब्रिगेडियर साहब, मुजम्मिल साहब के कमेंट के बाद मैं आपकी जानिब आती हूं। उन सुबह दोपहर शाम वजीर सेहत, वजीर कानून, वजीर इतलात उनकी सेहत के बारे में सर्विसेज हॉस्पिटल के बाहर कैमरों के सामने आकर हमें बताते थे कि वो बहुत बीमार हैं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। कोई नवाज शरीफ नहीं ये बात बताते थे। उसके बाद फिर ये भी हुआ, हमने पहली दफ़ा देखा कि मरियम नवाज जो कैद में थी एक और जेल में, उनको बाप के पास उसी अस्पताल में शिफ्ट किया गया जिसकी भी कानून इजाज़त नहीं देता था कि दोनों कैदी इकट्ठे किए गए, उन्हें भी बीमार डिक्लेयर करके अस्पताल में शिफ्ट किया गया और बेवकूफ़ नवाज शरीफ ने बनाया है। मेरा मतलब है कि ये सारा काम हुकूमत पंजाब और हुकूमत पाकिस्तान कर रही थी और प्रेस कॉन्फ्रेंसें बीमारी पर वो कर रही थी, रिपोर्टें वो लीक कर रही थी और बेवकूफ़ नवाज शरीफ ने बनाया है। ये भी अमीर अब्बास साहब की एक नई मंतक हमारे सामने आई है कि बेवकूफ़ नवाज शरीफ बना गया। भाई इस हुकूमत ने अवाम को बेवकूफ़ बनाकर नवाज शरीफ को बाहर निकाला है। हमें इस बात की जिम्मेदारी इस हुकूमत पर डालनी होगी कि उन्होंने नवाज शरीफ के साथ एक स्क्रिप्ट पे खेल खेला जिसमें सारे वुज़रा शामिल थे, सरकारी अस्पताल के डॉक्टर शामिल थे, लैब्स की रिपोर्टें सरकारी अस्पताल की मुजम्मिल साहब, आपका कमेंट आ गया, वो बाहर गया। ठीक है ब्रिगेडियर साहब और जुनैरा आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन पहले मैं अमीर अब्बास साहब का कमेंट ले लूं। जी जवाब तो बनता है ना। देखिए बिल्कुल अमीर अब्बास साहब, आधा सच रखा है मुजम्मिल साहब ने और आधा सच यह है कि नवाज शरीफ जेल में थे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन आधा सच मुजम्मिल साहब ने कौम को नहीं बताया। नैब की तहवील में थे वो, नैब की तहवील में थे, नैब की हवालात में थे, नैब की हवालात ना वो यानी वो जेल में थे सर, वो कोर्ट तक जेल में थे जब वो गए, वो कोर्ट तक जेल में थे, वो कोर्ट तक पहले अमीर अब्बास साहब को बात मुकम्मल करने दीजिए। मुजम्मिल साहब, अमीर अब्बास साहब को बात मुकम्मल करने दीजिए, उसके बाद दोबारा आपकी जानिब आ जाएगी। चले भाई, वो जिस भी जेल में थे, ज़ैद की नहीं होंगे तो बकर की जेल में होंगे, थे तो वो जेल में ही, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। तो वो तो जेल में थे, लेकिन ये बताना भूल गए मुजम्मिल साहब कि हर जुमेरात नैब लाहौर के कैदियों की मुलाकात का दिन था। हर जुमेरात को पाकिस्तान के चैनल्स की डीएसएनजीस पहुंचा करती थी जेल के बाहर। हर जुमेरात को पूरी पीएमएलएन जुड़ कर जाती थी बारात लेकर जेल के बाहर, मुलाकात करके बाहर आती थी और वहां पे मीडिया टॉक करती थी और नैरेटिव बनाती थी और मियां साहब की बीमारी का खौफनाक नक्शा खींचती थी। मुजम्मिल साहब ने यह नहीं बताया कि नवाज शरीफ तो जेल में थे या कस्टडी में थे, लेकिन बाहर नवाज शरीफ साहब के भोंपू बैठे हुए थे, वो भोंपू बयानियां घड़ते थे। मुजम्मिल साहब ने यह तो बता दिया कि वो कस्टडी में थे, लेकिन उन्होंने यह नहीं बताया कि उनकी पार्टी कस्टडी में नहीं थी, उनकी पार्टी आजाद थी। उनकी पार्टी शाम को टीवी टॉक शोज में बैठ के बयानियां घड़ती थी, वो नवाज शरीफ की बीमारी का हौलनाक मंजर पेश करती थी कि अभी इजराइल आया और वो मियां साहब की रूह कब्ज करके ले जाएगा। और यह बताना भूल गए मुजम्मिल साहब के वकीलों से लेकर सहाफत से लेकर हर पेशे के अंदर उनके लोग बैठे हुए हैं, उनके वफादार या उनके पेड लोग, जो उनके लिए सिंपैथीज और हमदर्दियां क्रिएट करते रहे। उन्होंने एक ऐसा माहौल बना दिया था कि उस माहौल के सामने अगर इमरान खान को तो छोड़ दें, अगर कोई चट्टान भी खड़ी होती ना, चट्टान, वो चट्टान भी पिघल जाती कि भाई ये तो मौत मेरे गले पड़ जाएगी। एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दाती कत्ल हुआ 50 साल से, वो तो ये कौम आज तक सह नहीं पा रही है। अगर नवाज शरीफ को छोड़ा था खुदा, वो नैरेटिव बनाने में डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंसें भी सुन लें, राजा बिशारत की भी सुन लें, फयाजुल हसन चौहान की भी सुन लें, वो भी नून लीग में शामिल है और वो भी नैरेटिव बना रहे थे, वो भी नैरेटिव बना रहे थे नून लीग के साथ मिलकर। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप इस मामले पर क्या कहेंगे? ये भी नैरेटिव बना रहे थे। आपका कमेंट ले लूं, फिर आपकी जानिब भी आ जाऊंगी। जी ब्रिगेडियर साहब, आप नून लीग के लोगों की शायद खाकान अब्बासी और उनसे रिलेटेड जितने लोग हैं उनकी स्टेटमेंट उठा के पढ़ लें, जिन्होंने कहा था कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो जिम्मेदार हुकूमत होगी, तो वो यूं क्यों कह रहे थे? और जो डॉक्टर था नवाज शरीफ का, क्या वो नवाज शरीफ के साथ कॉन्स्टेंटली यहाँ भी मौजूद नहीं था और यहाँ से बाहर भी नहीं गया? तो जिस तरह ड्रामा गढ़ा गया
उस ड्रामे की एक बेसिस थी। अगर नवाज शरीफ साहब उस वक्त कैदी थे तो जब कौमी असम्बली में खिताब कर रहे थे और झूठ बोल रहे थे और ये अपने स्टेटमेंट दे रहे थे और महलों के बारे में बता रहे थे, या जब मरियम आके टीवी पे स्टेटमेंट दे रही थी कि मेरा तो पाकिस्तान में घर भी कोई नहीं है, तो क्या वो जेल में थी उस वक्त? क्या वो कैदी थी उस वक्त? जब आप वहां से निकले और आपको कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई किया तो आप कहते मुझे क्यों निकाला? तो क्या आप कैदी थे उस वक्त? डुप्लीकेट बिहेवियर है, ये हिपोक्रेसी है, धोखा कौन के साथ है वो सब सामने है। वो सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड नहीं है, वो हर चीज से रिलेटेड है, वो आपकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड है, वो आपकी जिस तरह आपने इस को गुलाम बनाया और लोगों को जिस तरह करप्ट किया वो उससे रिलेटेड है। ठीक है, मेंटल करप्शन जो है ना वो फिजिकल करप्शन से ज्यादा ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, वक्त की कमी के सबब कथा कलामी की माफी चाहूंगी, मुझे जुनैरा का कमेंट भी लेना है। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। जुनैरा, आप क्या कहेंगी? मैं ये समझती हूँ कि वाकई हुकूमत की बहुत गलती है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पे और अदालतों में झूठ बोलने वाले शख्स पे उन्होंने एतबार किया। लेकिन उस वक्त मसला ये था कि जब आप बार बार ये सुन रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, रोज़ परेड होती थी कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हो गया तो फलां जिम्मेदार होगा। मुझ जैसे नॉन नून लीगी को भी तरस आ गया था एंड वी यूज्ड टू थिंक कि ये तो ह्यूमन राइट्स हैं, उनको जाने दें अगर यहाँ तक मसला आ गया है। फिर उनकी एक तस्वीर रिलीज़ हुई थी जिसमें वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहे थे। सबका यूनानिमस मेरे ख्याल है उस वक्त सारी जो पाकिस्तान की आवाम है वो चाहती थी कि अगर वो जाके इलाज कराना चाहते हैं करा लें। अगर ये हमारा जुर्म है कि हमने ह्यूमन राइट्स का ख्याल किया तो हमें ये कबूल है। इसी तरह अगर ये गवर्नमेंट की गलती है तो गवर्नमेंट ने बहुत गलत किया, आइंदा नहीं करेंगे। लेकिन ये याद रखें तारीख आप नहीं लिख रहे, तारीख बहुत सारे लोग लिख रहे हैं। तो ऊंची बोल लेने से या बहुत ज़्यादा किसी के बारे, ठीक है आप बहुत फ़ैन होंगे उनके, मैं जानती हूँ उनकी बड़ी फॉलोइंग है, लेकिन खुदारा सच को सच रहने दें, कुछ सेंस प्रिवेल करने दें। क्योंकि हम समझते हैं कि हर आए दिन के साथ यहाँ के लोग पॉलिटिकली ग्रूम हो रहे हैं। हमें समझ आ रही है कि अशराफियाँ हमें कैसे बेवकूफ़ बनाती है, लेकिन फिर जब हम देखते हैं कि उनकी सपोर्ट के लिए लोग उठ उठ के कहाँ से आते हैं तो बड़ा अफसोस होता है। ठीक ठीक। नसीम सिद्दीकी साहब, कोई कमेंट कीजिएगा, उसके बाद मुझे क्लोजिंग की जाने बढ़ना। शाइस्ता, आप देखें कि बात ये हो रही है कि ये कोई आम लोग नहीं जिनका हम जिक्र कर रहे हैं। इनके बारे में कहा गया कि ये माफियाज हैं, और बिल्कुल माफियाज के लोग जो हैं वो हर जगह बैठे हुए हैं। और एक जगह से इस तरह की हुकूमत को इंस्ट्रक्शन दी गई कि आप मंगल तक इनकी जान की ज़िंदगी की ज़मानत दें। जब इस तरह की बात अदलिया से आएगी तो वहाँ पे हुकूमत क्या करेगी? और मैं तो कहता हूँ कि बिल्कुल नवाज शरीफ साहब को और उनकी पार्टी को इतना ज़बरदस्त ड्रामा करने के ऊपर ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए, क्योंकि जो एक बंदा प्लेटलेट्स जिसके इतने गिर गए थे वो दौड़ के जहाज़ पे चढ़ रहा था, बड़ी हैरानी की बात है। ठीक है अमीर अब्बास साहब, क्लोजिंग की जाने बढ़ने, वक्त की कमी के सबब मैं आपका कमेंट नहीं ले सकूंगी। नाजरीन, इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए अल्लाह निगहबान।